प्रणाम। आज हम ये देखेंगे कि आज़ाद भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी उसी पुराने ढर्रे पे चल रही है, अंग्रेज़ों वाले पुराने ढर्रे पे। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब वो स्कूल कॉलेजों का भी बाइकाट करने के लिए छात्रों का आह्वान कर रहे थे अपने आंदोलन में, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज नहीं। उस समय कुछ महान शिक्षण संस्थान चलाने वाले शिक्षाविदों ने इस बात पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की थी। टैगोर जी, गुरुदेव टैगोर, मालवीय जी जैसे लोग, तब उनकी बड़ी आलोचना हुई थी। उन लोग का ये मानना था कि शिक्षा जैसे चल रही है चलने दीजिए, उसका राजनीतिकरण करना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। गांधी जी का पक्ष ये था कि स्वराज मिलने के बाद हम ये तय करेंगे कि अपने स्वतंत्र नागरिकों को हम कैसी शिक्षा प्रदान करें। जब इसकी नीति तय हो जाएगी, शिक्षा का काम तब शुरू किया जाएगा। हमारा आज का जो प्रश्न है वो ये है कि क्या हम ऐसा कर पाए हैं। आज आज़ादी के लगभग 75 साल होने जा रहे हैं। ज़रा सा हम अगर देखें कि हम कितनी उन्नति कर पाए हैं शिक्षा के मामले में, तो इससे हम प्रसन्न भी हो सकते हैं और प्रसन्नता का कोई कारण नहीं भी हमको मिल सकता है। समय देखते हुए 75 साल कम नहीं होते, और इन 75 सालों में हमने जो उपलब्धि की है वो ये की है कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के समय हमारा जो लिटरेसी का ही ले लीजिए एक उदाहरण, तो हमारा जो साक्षरता का प्रतिशत था आबादी पे वो लगभग 100% था। अंग्रेज़ों के भारत आने के पूर्व जो हमारे साक्षरता का प्रतिशत था, उत्तर और दक्षिण में थोड़ा सा अंतर लिए हुए था। हमारे पास बंगाल, मद्रास और मुंबई प्रांत के अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा ही लिखे हुए साक्ष्य मौजूद हैं। कमोबेश समूचे भारत में शिक्षा की हालत ये थी कि साक्षरता लगभग 100% थी। उत्तर भारत में तो लगभग थी, किंतु दक्षिण भारत में 100% थी। इस 100% लिटरेसी को अंग्रेजों ने अपने निहित स्वार्थ से नष्ट किया, और जब वो गए यहाँ से, तब देश की जो साक्षरता का प्रतिशत था वो लगभग 12% था। आज हम आज़ादी के इतने वर्षों बाद 2011 का जो जनगणना हुई थी, मतलब जनगणना, उसके हिसाब से 75% साक्षरता ले आ पाए हैं। मान लीजिए अभी 2021 में फिर होगी 10 साल बाद, मान लो हम 85% हो गए हों साक्षर, लेकिन अभी हम 100% के उस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। और समय 75 साल इतिहास में कम नहीं होते, किसी देश के, किसी राष्ट्र के विकास के लिए कम नहीं होते। तो ये देखते हुए भी अभी वो लक्ष्य जो अंग्रेज़ों के आने के पहले का भारत का साक्षरता का लक्ष्य था वो बहुत दूर है। हम ये देखते हैं कुछ अंग्रेज अधिकारियों की उनकी ही गवाही लेते हैं, और 19वीं शताब्दी में उसके शुरुआत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य रहे केर हार्डी की एक किताब है इंडिया, जिसमें उन्होंने मैक्समुलर की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल में कब्जा करने से पूर्व की शिक्षा की अवस्था पर लिखी हुई है रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि बंगाल में लगभग 80,000 गांव हैं, और उनमें लगभग 80,000 देसी पाठशालाओं का जिक्र है, जिसका आबादी के हिसाब से तब का अनुपात है हर 400 आदमी पीछे एक पाठशाला। ध्यान रखिएगा, ये 400 की आबादी है, न कि विद्यार्थियों छात्रों की संख्या।
यह रिपोर्ट तब के बंगाल प्रांत की है और ऐसी ही रिपोर्ट कमोबेश पूरे भारत के बारे में है, जिसे एक इतिहासकार लडलो है जिसने अपनी किताब ब्रिटिश भारत का इतिहास में इसे पूरे देश के लिए कंक्लूड किया है। वो लिखते हैं कि मेरा विश्वास है कि अगर आम तौर पर सब बच्चे लिखना, पढ़ना और हिसाब करना जानते हैं। ये बच्चों की शिक्षा की बात थी। उस समय जरा प्रौढ़ शिक्षा देखिए, जो लोग खेती किसानी में लगे थे उनकी शिक्षा का भी वर्णन हमको मिलता है उस समय का, उस समय के भारत का, जब अंग्रेज फैल रहे थे भारत में। तब उस समय हमारे ग्रामवासी किसान तक भी शिक्षित थे। 1823 की कंपनी की एक सरकारी रिपोर्ट देखिए, उसमें लिखा है, शिक्षा की दृष्टि से संसार के किसी भी दूसरे देश में किसानों की हालत इतनी ऊंची नहीं है जितनी ब्रिटिश भारत के अनेक भागों में। हमारे किसान तक भी साक्षर थे। शिक्षा की दृष्टि से वो दुनिया के और देशों के किसानों से अच्छी हालत में थे। ये जो मैंने दोनों कोटेशन दिए, ये भारत में अंग्रेजी राज, जिस पुस्तक का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, उसके दूसरे खंड के पेज 170 से है। उस समय किसानों की जो साक्षरता थी उसका जिक्र इसमें है। इसके अलावा उनका जो प्रोफेशनल ज्ञान था, खेती किसानी का, मौसम का, अपने नैतिकता सामाजिकता बोध का, वो तो अलग ही एक पहलू है। आज भी ये माना जाता है कि भारत का साधारण से साधारण किसान भी बहुत ऊंची फिलॉसफी जानता है। वो बता सकता है दुनिया क्या है, मिथ्या माया है, भगवान जी मान सकते हैं, सब कुछ उनके किए होता है, इत्यादि इत्यादि। वो सिखा पढ़ा सकता है, घंटों फिलॉसफी बता सकता है गांव का किसान। आज भी उसका नैतिक स्तर, जिसे कि हर तरह से नष्ट किया गया है अंग्रेजों ने कचहरी व्यवस्था लगा करके, जिसमें सत्य एक ही है, लड़ने वाले दो पक्ष ऊंची ऊंची कचहरियों तक लड़ते हैं। सत्य को झूठ, झूठ को सत्य, पूरा जिरह बहस होता रहता है। तो कचहरियों ने ऐसे सामान्य जन का चरित्र खराब किया है। इलेक्शन, सरकारी योजनाएं, कर्ज मुक्ति का आश्वासन, मुफ्तखोरी आदि का चस्का लगा करके उसका चरित्र बहुत बिगाड़ा ही गया है, बिगड़ा ही है। फिर भी आज अशिक्षित जन का नैतिक स्तर हम पढ़े लिखे लोगों से बहुत ऊंचा है। आप सोच सकते हैं कि उनका जो शैक्षिक स्तर था, चाहे सामाजिकता सीखने का, चाहे साक्षरता का, वो बिगड़ते बिगड़ते भी आज हमसे तो बहुत अच्छा है। खेती बाड़ी संबंधी उनका ज्ञान बेजोड़ था। आप घाघ और भड्डरी की कहावतें पढ़िए, उनका मौसम विज्ञान की जानकारी, उनका अपने पेशेगत जो कुशलता थी उसकी जानकारी, ये सब आज भी आपको बेजोड़ लगेगी। इन सब को नष्ट कर दिया गया है। आज खेती, किसानी, पशुपालन, ये सारे जो व्यवसाय हैं उनका चार्म लगभग खत्म कर दिया गया है। खत्म हो गया है। जानबूझ के किया गया कि नहीं जानबूझ के किया गया, इसको देखिए कि अंग्रेजों ने तो ये सब किया, वो जानबूझ के किया। कैसे किया? एक कोटेशन देते हैं जो मद्रास के बेलारी जिले के एक अंग्रेज कलेक्टर एरी कैम्पबेल ने 1823 में लिखा है एक रिपोर्ट। कोट, यहाँ के कारीगरों के लिए जीविका निर्वाह के साधन कम हो गए। देश का धन पुराने समय के देसी दरबारों और देसी कर्मचारियों के हाथों से निकलकर यूरोपियनों के हाथों में चला गया है। देसी दरबार और उनके कर्मचारी उस धन को भारत में ही उदारता से खर्च किया करते थे। इसके विपरीत नए यूरोपियन कर्मचारियों को हमने कानूनन आज्ञा दे दी है कि वे अस्थायी तौर पर भी इस धन को भारत में खर्च न करें।
इस कारण से भी यह देश दरिद्र होता जा रहा है। मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी के अधिकांश लोग अब इस योग्य नहीं रहे कि अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च बर्दाश्त कर सकें। इसके विपरीत ज्यों ही उनके बच्चों के कोमल अंग थोड़ा बहुत मेहनत कर सकने के योग्य होते हैं, माता पिता को अपनी जिंदगी की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए उन बच्चों से अब मेहनत मजदूरी करानी पड़ती है। पूर्वोक्त पुस्तक के पेज 171 से है। एक अंग्रेज वाल्टर हैमिल्टन एक ऐसी गवाही देता है, 1928 की है, वो सरकारी रिपोर्ट के आधार पर लिखता है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि अंग्रेजी समय में न केवल शिक्षा का जो वातावरण था उसको अपने निहित स्वार्थों से नष्ट किया गया, बल्कि उस समय शिक्षा के जो विविध विषय थे वो कैसे घट गए, कैसे कमतर कर दिया गया। शिक्षा के जो सिलेबस थे वो कैसे कमतर हो गए। लोगों की रुचि ज्ञान विज्ञान से हटकर जीविकोपार्जन की कुछ विद्या सीखने में रह गई, और वह भी एक तरह से आज वो किस रूप में है इस पर अलग से अभी बात करेंगे या आगे किसी व्याख्यान में बात करेंगे। वाल्टर हैमिल्टन 1828 में लिखता है कि भारतवासियों के अंदर साहित्य और विज्ञान की दिन प्रतिदिन अवनति होती जा रही है, विद्वानों की तादाद घटती जा रही है, और जो लोग अभी भी विद्याध्ययन कर रहे हैं उनमें भी अध्ययन के विषय बेहद कम होते जा रहे हैं। दर्शन विज्ञान का पढ़ना लोगों ने छोड़ ही दिया है, और सिवाय उन विद्याओं के जिनका संबंध विशेष धार्मिक कर्मकांडों या फलित से है, फलित ज्योतिष, जिनका संबंध विशेष धार्मिक कर्मकांडों या फलित से है, किसी और विद्या का अब लोग अध्ययन नहीं करते। इससे पहले देसी राज में राजा, सरदार और धनवान लोग सब विद्या प्रचार को प्रोत्साहन और सहायता दिया करते थे। वे देसी दरबार अब सदा के लिए मिट चुके, और अब वह प्रोत्साहन व सहायता साहित्य को नहीं दी जाती। यह पूर्वोक्त पृष्ठ के 174 से कोटेशन है। इससे हमने ये देखा कि अंग्रेजों ने हमारी उस चली आ रही व्यवस्था को किन निहित स्वार्थों के चलते तोड़ा। पहले निर्धन बनाया, हमें निरक्षर बनाया, फिर हमें शिक्षा दी जाए न दी जाए इस पर हिचकिचाहट रखी, और जो तय किया वो सीमित दायरे में कुछ लोगों के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया। मध्य वर्ग के, उच्च मध्य वर्ग के कुछ एक लोगों को अंग्रेजी पढ़ाओ सिखाओ, फिर वो अंग्रेजी माइंडेड हो जाएंगे और अपने ही देश की जनता को एक तरह से घृणा करेंगे और हमारे काम के सिद्ध होंगे। यहाँ तक कि इसका परिणाम ये हुआ कि ये तथाकथित अंग्रेजी पढ़े हुए उच्च वर्ग के हमारे लोग भारत के पुनर्जागरण के पुरोधा बने। इन लोगों ने वेद, शास्त्र, इन सब का भी अध्ययन किया अंग्रेजी के चश्मे से, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के चश्मे से अध्ययन किया, और उनके निहितार्थ हमारे सामने रखे, जिसमें उन्हें हिंदू धर्म में, भारत की प्राचीन मान्यताओं में हिंदू धर्म के अलावा आलोचना के लिए उन लोग को बहुत स्कोप और जगह नहीं दिखा, तो बहुत सारी सामाजिक बुराइयां बताईं, उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया। बहुत सारा सुधार हमें दिखता है, और उन लोगों ने अंग्रेजी पैटर्न पर बहुत सभा और समितियां बनाईं, उनकी बड़ी चर्चा हुई है, उनके बहुत गुण बताए गए। हम भी उनको बहुत सराहना की दृष्टि से देखते हैं, जैसे प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज। बड़ी कुरीतियों को दूर करने में इसने काम किया।
उस समय खाली से एक ऐसा समाज और बना, आर्य समाज, जो भारत के ही ज़मीन से बना। वो अंग्रेजी शिक्षा का दोष हम नहीं देंगे आर्य समाज के निर्माताओं को या उनके व्याख्याताओं को। वो यहीं के लोग हैं और उन्होंने भारतीय जो हिंदू धर्म में व्याप्त कर्म कांड इत्यादि की आलोचना की और जनता को बौद्धिक बनाने में सहयोग किया। ये बात समझ में आती है कि अंग्रेजों ने हमारे साथ जो किया वो तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया। भारतवासियों को अशिक्षित, दीनहीन, दरिद्र बनाए रखना, सदा के लिए उनमें फूट डाल के उन पर अपनी शासन राज सत्ता को बनाए रखा, उनमें जात पात मत मतांतर के अनावश्यक भेदों में उनको फंसाए रखा और सीमित शिक्षा का अवसर देकर के भी अपने अंग्रेजी राज की सलामती के लिए सुशिक्षित वर्ग तैयार किया। और ये सब उनकी ही लिखित गवाही से स्पष्ट होता है। उन्होंने शिक्षा को सब्सिडियरी रखा, मेन फोकस में नहीं रखा। अंग्रेजों ने शिक्षा को सब्सिडियरी रखने के परिणाम ये हुए कि उनका जो राजनीतिक स्वार्थ है वो प्रबल हुआ, वो सर्वोपरि रहा और बाकी चीजें सब्सिडियरी रही, गौण बनी। उनका हित साधने में जरूरी लगी, उनको पर उतना ध्यान दिया गया। हम पूछते हैं कि आज जब हम आज़ाद हो गए हैं तब हमने शिक्षा को क्या फोकस दिया? क्या शिक्षा को हमने खुद सब्सिडियरी नहीं माना है? इसे देखना हो तो आज़ाद भारत के शिक्षा संबंधी जो नीतियां बनी, उन पर जो हम बजट खर्च किए, उनका अवलोकन किया जा सकता है। देखिए, शिक्षा वह टूल है समाज के निर्माण का जिसको गौण समझ के रखने से काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कि शिक्षा ही वो कार्यशाला, वो फैक्ट्री है जिससे निकल करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ता जाते हैं, काम करते हैं और वैसे समाज के निर्माण में, विकास में, समाज के मेंटेनेंस में वैसा अपना योगदान देते हैं। आज हमें समाज में अगर सब कुछ ठीक लग रहा है तो बात अलग है। अगर हमें कहीं कुछ ढीलापन दिख रहा है, कहीं कुछ त्रुटि दिख रही है, कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है, तो आप एक क्षण के लिए ठहरिए और सोचिए कि इसकी शुरुआत जरूर इसकी फैक्ट्री से हुई है, यानी हमारे शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था में है कहीं। इसकी जो कमी यहाँ आपको दिख रही है स्पष्ट, उसका मूल स्रोत आपको शिक्षा व्यवस्था में जरूर दिखेगा। तो शिक्षा को सब्सिडियरी बनाने और दूसरे हितों को ऊपर करने का क्या परिणाम होता है, वो न केवल अंग्रेजी राज में शिक्षा व्यवस्था का क्या वो चित्र रहा उसको देखने से समझ में आएगा, बल्कि आज़ाद भारत का जो विकास क्रम चल रहा है उसको भी अगर हम ठीक से अवलोकन करें तो शिक्षा को सब्सिडियरी समझने का, गौण विषय समझने का क्या परिणाम होता है वो भी समझ में आ जाएगा। आज़ाद भारत के लिए शिक्षा न तो केंद्र के लिए संघ की सूची में रखने लायक समझी गई और न तो राज्यों का काम समझा गया, उसे समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में डालने के बड़े फायदे गिनाए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा, नहीं हुआ, ऐसे ही होता आया है। हम एक छोटी सी घटना बताएं अपने व्यक्तिगत जीवन की है। तो हम बताए थे कभी कि एक मंच पर हम गए थे कि लोग हमको बुलाए थे वहाँ अध्यक्ष मुख्य अतिथि थे कुछ बना के, तो उस पर हम कह आए थे कि अध्यापक को कम तनख्वाह देनी चाहिए। तो उसका कारण हमारे ये समझ में आ रहा था कि ज़्यादा तनख्वाह के लालच में अयोग्य लोग अध्यापक बन जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इज्जत मिलती है, गुरुजी हैं, पैर लोग छूते हैं, समाज में भी इज्जत रहती है कि मास्टर साहब हैं, तनख्वाह भी बहुत अच्छी रहती है।
ये सोच के हम कह आए थे। तो वहाँ भी हमारी फजीहत हुई। फजीहत तो कुछ नहीं, उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोबारा किसी ने हमको नहीं बुलाया उन लोगों ने ऐसे आयोजनों में। एक दूसरा अनुभव हम आपको बताएं कि हम जब विश्व भारती शांति निकेतन में रिसर्च करते थे, आज से 30 साल पहले की बात होगी, तो हमारी श्रीमती जी नौकरी करती थी हिंडाल्को में। हम अपने परिवार के पास कभी कभी आते थे। तो एक बार संजोग से ऐसे समय में आए जब उनके कंपनी की तरफ से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा था। तो हम यही थे, तो आयोजकों ने सोचा कि बोलने वालों में हमारा भी नाम लिख देंगे, तो हम जाएंगे बोलेंगे तो उनको कहने में अच्छा लगेगा कि विश्व भारती से भी कोई एक वक्ता आए थे बोले। लेकिन ये बात उल्टी पड़ गई। हम जब वहाँ बोलने गए तो हमको लगा कि कुछ गड़बड़ है, हम बिना बोले रह नहीं पाए। तो हम एक कहानी से शुरू किए बात कि गधे जी की शादी थी। उसमें महफिल में गाने के लिए गवैया ऊंट जी की शादी थी। तो ऊंट जी की शादी में गवैया गधा जी को तैयार किया गया था। तो जब महफिल लगती है, सेहरा गाया जाता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हा के सौंदर्य का जब वर्णन किया जाता है छवि का, तो गधा जी ने शुरू किया अपना राग अलापना। तो उसी समय का एक श्लोक प्रचलित है संस्कृत में कि उष्ट्रस्य लग्न बेलायाम गर्दभो स्तुतिवाचक। ऊंट की लगन में, शादी में गधा स्तुतिवाचक बने, सेहरा गाने वाले बने। तो एकम प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनि। गधा जी ने गाना शुरू किया, क्या बढ़िया रूप बना है ऊंट दुल्हा जी का। तो ऊंट जी ने गवैया का प्रशंसा किया, क्या बढ़िया स्वर है आपका। तो ऐसे ही हमने वहाँ दृश्य देखा था। कंपनी के बड़े बड़े अधिकारी, संयोजक वो खड़ा होते थे, अध्यापकों का गुणगान, गरिमा गान, उनका महत्व गान बताते थे, समाज में अध्यापक की बड़ी उपयोगिता बताते थे। और जब कोई अध्यापक खड़ा होता था तो वो संयोजकों की उदारशीलता बताता था। ये हम सुनते सुनते वो भी गए थे। तो हमने ये कहा कि जिसको ये आयोजक महोदय फोटो लगा करके अगरबत्ती दिखा रहे हैं, वह व्यक्ति अगर अपने आजीविका के लिए खुद इनके पास आता, ये उसे नौकरी देते, तो एसआर टाइप क्वार्टर रहने के लिए देते। एसआर टाइप क्वार्टर वहाँ रेणु सागर वालों में उनको दिया जाता था जो चाहे बैचलर रहते हैं श्रमिक लोग, और नहीं तो बहुत छोटे स्तर के श्रमिक होते हैं, तो वहाँ एसआर क्वार्टर में रहते थे। तो उनका रहन सहन ऐसे ही होता था, रात में शराब पीना, हल्ला मचाना, इनको गाली देना, उनको गाली देना। तो ऐसे में अध्यापकों को भी क्वार्टर अलॉट किया जाता था उसी एसआर टाइप में। वो लोग बेचारे रिटायर हो जाते थे अपने उन्हीं क्वार्टरों में, उसको प्रमोट नहीं, अच्छे ऊंचे क्वार्टर उनको नहीं दिए जाते थे। हमने उदाहरण दिया कि राधा कृष्णन साहब को भी वो एसआर क्वार्टर में लोग रख देते और रखे हैं। हमने एक उदाहरण दिया, एक योगी राज थे वहाँ उस समय, वो हिंडाल्को की तरफ से बच्चों को योग सिखाने के लिए मानद रूप से रख दिए गए थे। बहुत बड़े योगी थे, मर गए, मिर्जापुर के रहने वाले थे। उनका नाम था पंडित चंद्रबली मिश्रा जी। चंद्रबली मिश्रा जी बड़े असाधारण व्यक्तित्व के आदमी थे। वो उनका योग बल बड़ा चर्चित था। वो हाथी को रोक देते थे, उनके कमर में हाथी की कमर रस्सा बांध दिया जाता था, तो हाथी खींचता था, वो हिलते भी नहीं थे। वो रेल का इंजन रोक देने में बड़ा उनका नाम हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के सामने उन्होंने ही अपना एक कर्तव्य दिखाया था। उनका जो सबसे बड़ा नाम हुआ वो हुआ एडमंड हिलरी के साथ। एडमंड हिलरी को तो आप लोग जानते ही हैं, एवरेस्ट विजय करने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलरी। हिलरी साहब जब एवरेस्ट विजेता हुए तो उनके देश की सरकार ने उनको भारत में राजदूत बना दिया। जब वो भारत में राजदूत थे अपने सरकार के, तो उन्होंने एक अभियान चलाया था, ओशन टू स्काई। वो गंगा सागर से और गंगोत्री तक उल्टी धारा में और नाव से, नाव क्या, वो इंजन वाली नाव से अभियान चलाए थे यात्रा करने का। जब उनका अभियान कलकत्ता से चल के मिर्ज़ापुर तक आया, तब चंद्रबली मिश्रा जी को मालूम हुआ, तो उन्होंने जाकर के उनको रोका, कहा कि ये हमारी गंगा माँ हमारी आस्था से जुड़ी हुई हैं, इनके स्तन तक आप जा सकते हो पुत्र भाव से, लेकिन और ऊपर जाने की कोशिश मत करना।
तो बात ही बात करस बढ़ी आई। उन्होंने कहा कि तो हम आपका रोक देंगे अभियान, गंगा माँ के साधारण से लड़के पुत्र, हम आपका अभियान रोक देंगे, योग बल पे रोक देंगे। तो ये तय हो गया कि अमुक दिन वो इसका प्रदर्शन करेंगे कि अपने योग बल पर एडमंड हिलेरी की 200 हार्स पावर की जेट नौका को चलने नहीं देंगे, रोक देंगे। कई जनपदों के अधिकारी आए, पुलिस के अधिकारी आए थे उस देखने के लिए उस दिन का काम, और कई जज भी आए थे। तो उनके सामने उन्होंने ये प्रदर्शन किया था। उनके कमर से बैठ गए जोगी जी, ऐसे ध्यान लगा के उनके कमर से नौका बांध दी गई। खुद एडमंड हिलेरी साहब ने उसको चलाया और फर्स्ट गियर में डाला। नौका जब तक ढीली थी तब तक तो गंगा की लहरों पे चली बड़ी तेजी से। इसके बाद वो गंगा की लहरों से ऊपर उठ गई, लेकिन उनको हिला नहीं पाई जोगी को। तो मेरे पास उनकी पुस्तक है जिसमें वो चित्र उत्र भी हैं हिलेरी साहब के साथ, योगीराज चंद्रवली जी के। मैंने उनके कारनामे स्वयं अपने आंखों से देखे हैं। तो उनको भी एसआर क्वार्टर में कंपनी ने रखा था। तो व्यवहार में आप शिक्षा को इतना सब्सिडियरी समझो और चाहो कि वो समाज उन्नति करे, और केवल जबानी गरिमा मंडन करो, तो बात कुछ बनती नहीं थी। तो हमको उस दिन हमारे व्याख्यान को पसंद नहीं किया गया, और बाद में हम वहाँ कंपनी की उस कॉलोनी में जाते थे तो आतंकवादी जैसे देखे जाते थे। बड़े बड़े अधिकारियों से नमस्ते भी करते थे तो लोग कन्नी काटते थे। हमारी ऐसी नौबत बीच में आई थी बेरोजगारी के दिन में कि हम अपने पत्नी जहाँ पढ़ाती थी उसी स्कूल में प्राइमरी के लिए भी अप्लाई करने की कोशिश किए थे। उनका टेस्ट पास किए, इंटरव्यू में गए। उन्हीं में से कोई एक अधिकारी जो हमारा वो लेक्चर में शामिल थे, मैंने सुने थे, तो उन्होंने हमसे इसे हाथ जोड़ के हमें अवहेलना पूर्वक भगा दिया कि हम आपको नौकरी देंगे, आप वही व्यक्ति हो ना। सड़क पे फिर आ गए। खैर हमारी रोजी रोटी इधर जुड़ी थी, हायर एजुकेशन में जुड़ी थी। तो अब एक और घटना हम वहीं की बताते हैं। एक बार श्रीमती जी अपने कुछ अध्यापकों के साथ अपने किसी हित के कहने के चक्कर में प्रबंधकों के पास गई थी। तो इनके जो प्रबंधक होते थे, जो स्कूल कॉलेज के सारे वो देखते थे, कई स्कूल चलते थे उनके बिरला के वहाँ, वो रेणुकूट से गवर्न होते थे। ये लोग रेणुकूट गए थे तो वहाँ के मुख्य प्रबंधक को अपने कहा, अपनी समस्या बताई और बताई कि आप इसको ध्यान दीजिए। तो कहे कि देखिए हम आपकी हालत सुधारने के लिए इस पद पे नहीं बैठे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता ले आने के लिए भी नहीं बैठे हैं, समझ रही है मैडम। हम इसलिए बैठे हैं कि जो चिमनी है ना उसमें से धुआं निकलता रहे और उसमें जो कुछ किया जा सकता है चैरिटी के तौर पे, अस्पताल के लिए, शिक्षा के लिए, वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य वो है। तो ये लोग कहीं कि सर आप भी ये देखने वाला जो जिम्मेदारी पाए हो यहाँ कुर्सी पे बैठ के, वो यहीं से गुजर के आए हो। अगर आप शिक्षित न हुए होते तो आज इस लायक न हुए होते। आपने देखा ये शिक्षा कितनी जरूरी है और उसे कितना गैर जरूरी मान के आजकल चला जाता है। हम शिक्षा पे क्या बजट खर्च करते हैं, हम शिक्षा की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या किए हैं। आजाद भारत ने क्या अपने देश के स्वतंत्र नागरिक के लिए क्या शिक्षा होनी चाहिए, कितना सिखाना जरूरी है, इस सब के बारे में ठहर के सोचा? नहीं सोचा। आज केवल रोजी रोजगार से जुड़े हुए जो ज्ञान के विषय हैं उसे ही पढ़ाना सरकारी विश्वविद्यालय तक जरूरी समझते हैं। ऐसे कोर्स बंद कर दो जिनमें बच्चे कम आते हैं, जिनमें बच्चे कम आकर्षित हो रहे हैं। इंजीनियरिंग पढ़ाओ, प्रोफेशनल एजुकेशन दो, ऐसे विषय पढ़ाओ जिसमें स्ववित्त पोषित व्यवस्था हो सके। ये कोर्स बंद कर दो, वो कोर्स चलाओ, वो रोजगार परक है। देखिए शिक्षा को
चाणक्य ने कहा था कि शिक्षा अर्थ करी जा, अर्थकरी होना चाहिए, लेकिन एकदम रोजगार से जोड़ के ही हम शिक्षा लें, इधर उधर का और कुछ न देखें, ये थोड़ी उपयुक्त बात नहीं है। बहुत कुछ हमें और सीखना होता है रोजगार के अलावा भी। रोजगार पाके हम क्या करेंगे, कैसा जीवन जिएंगे? रोजगार परक शिक्षा भी कहने के लिए है, नौकरी परक शिक्षा। नौकरी भी कौन? सरकारी नौकरी। ये सरकारी नौकरी के प्रति जो रुझान आकर्षण है वो अंग्रेजी काल से, वो सरकारी क्लर्क बनाने के लिए उनको पढ़ाया गया, उसी पैटर्न पर विश्वविद्यालय कॉलेज खोले गए। तो सरकारी नौकरी का जो ग्लैमर इस समय है हमारे दिमाग में, सरकारी नौकरी का फायदा क्या है? सरकारी नौकरी का ये फायदा कि काम कम करना है, दूसरे जिस पद पे हम हैं उसके हम तानाशाह मालिक हो जाएंगे, सत्ता बोध होगा, अधिकार बोध होता है। हम जिस मेज पे हैं, हम बैठे हुए हैं सरकारी नौकर बनके, उस मेज पर तो हम बादशाह हैं, हमारी इच्छा से फाइल आगे बढ़ेगी मेज से। तो सरकारी नौकरियों के प्रति जो टूट पड़े हैं हम, सरकार कितना नौकरी देगी? अंग्रेज कितना नौकरी दे पाए थे? अगर ये मल्टीनेशनल कंपनियां न आती तो हमारे पढ़े लिखे तथाकथित नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तैयार किए हुए बच्चे उतना खप न पाते। पता नहीं तब और क्या हालत होती, बेरोजगारी की, हमारी शिक्षा की, शिक्षित लोगों की। अभी हम, समय ज़्यादा हो गया है, इस व्याख्यान में बात यहीं ख़त्म करेंगे और हम ये कहेंगे कि इसी तरह का पैटर्न जो अंग्रेजों का था, जिसको उन्होंने निहित स्वार्थ से लागू किया था, हमने क्यों उसको हूबहू वही स्वीकार कर लिया? थोड़ा बहुत फेर बदल करके, थोड़ा बहुत पैच लगा के। हमारा इसमें कौन निहित स्वार्थ है? अब तो अपने लोगों के ऊपर, अपने लोगों को शासन करना है, अपने जनाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करना है। तो क्या हमारी यही जनाकांक्षा रह गई? क्या हमें ऐसे सिखा दिया गया 200 सालों में कि हम हजारों हजारों सालों का जो कुछ संस्कार था उसे भूल जाएं? एक बात और कह के तब समाप्त करता हूं कि भारत में कौन सा राजनीतिक सिस्टम लागू किया जाए, इस पर महात्मा गांधी जी में और जवाहरलाल नेहरू जी में बड़ा लंबा चौड़ा नेगोशिएशन चला था, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत चली थी। नेहरू का कहना यह था कि हम 200 साल ब्रिटिश टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में रह आए हैं, इसलिए आज़ाद भारत में यही लागू की जाए। गांधी जी का ये कहना नहीं था। गांधी जी का ग्राम स्वराज का सपना था, हर गांव अपने आप में स्वायत्त इकाई हों और वो लोकतंत्र के अंग हों, और जो शासन चुना जाए वह जनप्रतिनिधित्व पर हो, डेमोक्रेसी ही हो, लेकिन वो ब्रिटिश टाइप डेमोक्रेसी ना हो, वो डेमोक्रेसी हो जो ब्रिटिशर्स के भारत में आने के पहले सैकड़ों हजारों साल से चली आई थी, जिसकी व्यवस्था सल्तनतों के उलटफेर से भी नहीं बदली थी। ग्राम की आत्मनिर्भरता का जो सिस्टम था, गांधी जी चाहते थे कि हम उम्र आज़ाद भारत में वो लागू हो। गांधी जी ने कहीं लिखा है, मेरे पास है वो लिखा हुआ भी, वो छपा है कहीं, तो लिखा कि सिद्धांतों के लिए मुझे इस बात का दुख है कि मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त इस बात के लिए छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सिद्धांतों के लिए मैत्री की भी बलि चढ़ाई जा सकती है। तुम कहते हो कि जिस व्यवस्था में हम 200 साल तक रहे उसकी हमें आदत पड़ गई है, तो जिस व्यवस्था में हम हजारों हजारों साल रहे वो हमारे खून में नहीं है, चली गई। वही प्रश्न यहाँ मैं पूछूं कि जिस तरह की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था में हम रहे, हमने जीवन के मूल्य बनाए, किसी से कम नहीं थे हम, सोने की चिड़िया थे अंग्रेजों के आने के समय तक, सारा दुर्भाग्य झेलने के बावजूद भी। वो शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए लागू करना, उसमें से कुछ आज के हित का सोचना, आज के लिए कारगर हो ऐसा सोचना बेकार था। हम उसी पैटर्न पर भारत के भावी भविष्य की कल्पना कर बैठे हैं और विकास का मार्ग बना रहे हैं, विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं।
कहने के लिए ठीक है कि हम 75% 85% लिटरेसी बना पाए हैं, लेकिन लिटरेसी फॉर व्हाट? अक्षर ज्ञान सिखा के आप क्या कर रहे हो? आपने वो सारी जो प्रोफेशनल योग्यता थी आदमी की, जो जीवन के वैल्यूज की जो समझ थी, वो सब हमारी शिक्षा आज कहाँ पैदा कर पा रही है? आज सब धंधा सबके लिए है, तो जो पारंपरिक कार्य कुशलता थी उसका क्या किया जाए? वो कहाँ से आ जाएगी? धंधा चलो हम फ्री हैं, कोई धंधा करेंगे, लेकिन उसमें जो हमारी जो कुशलता, व्यावहारिक कुशलता है, प्रोफेशनल कुशलता, वो कैसे आ जाएगी? तो इसीलिए आज देखिए कि हमारे नौजुवक कोई नया इंटरप्राइज शुरू करने में, कोई अपना काम धंधा शुरू करने में बेचारे फेल हो जाते हैं। उसकी समझ नहीं है, उनको काम करना चाहते हैं, ये काम करें वो काम करें, सब काम आकर तक लगता है, कुछ दिन करते हैं छोड़ना पड़ता है, फ्लॉप हो जाते हैं। इसलिए भी वो सरकारी नौकरियों की तरफ अब ज़्यादा ध्यान लगाए रहते हैं। तो वह शिक्षा जो हमें स्वावलंबी नहीं बना रही है, आत्मनिर्भर नहीं बना रही है, मनुष्य नहीं बना रही है, या इस तरफ कम ध्यान दे रही है, केवल हमें विशेषज्ञ बना के तैयार कर दे रही है, और केवल एक आकारिक ढंग की शिक्षा दे पा रही है, जीवन की शिक्षा से दूर, हमें एक बार मुड़ के सोचना नहीं चाहिए। इन प्रश्नों के ही साथ मैं आज का इससे विदा लेता हूं व्याख्यान से। अब आगे इस पर चर्चा जारी रखूंगा। धन्यवाद।